वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. सामान्यतः छोटे इम्तहान के बाद बड़ा इम्तहान आता है। जिसे आप आईएएस की परीक्षा दीजिए तो पहले प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सियासत के आंगन में उल्टा हो रहा है। पहले बड़ी परीक्षा हो गई, अब छोटी परीक्षा होने वाली है। पहले बड़ा दंगल हो लिया, अब छोटा दंगल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के आंगन में। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एक छोटा दंगल होने जा रहा है। वो दंगल 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और इसमें लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस इसमें फ्रेम में नहीं है। कांग्रेस की कोई सीट इसमें इन्वॉल्व नहीं, शामिल नहीं। इसमें 5 सीट संभवतः भाजपा के पक्ष की हैं और 4 अखिलेश यादव की पार्टी के पक्ष की हैं। और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 9 जगहों के विधायक लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा में वो स्थान रिक्त हो गया। अब समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत लेकर लोकसभा में आई है उत्तर प्रदेश में, तो उसको स्वाभाविक है वो चाहेगी कि उसका ये जो विजय का रथ है ये यथावत चलता रहे, अनवरत चलता रहे और विधानसभा के इस बड़े उपचुनाव में भी उसको वैसी ही सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को तोड़ना चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ स्थायी तौर पर बदल रहा है, समाजवादी पार्टी का फिर से इमरजेंस हो गया मजबूती के साथ। भाजपा चाहेगी कि ये नैरेटिव टूटे, जितनी जल्दी टूटे उतना ही अच्छा। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भाजपा के पास भी यही एक बड़ा अवसर है। 9 उपचुनाव, इसमें अगर वो समाजवादी पार्टी की सीटें छीनने में सफल होती है तो इस नैरेटिव को झटका लगेगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी से अधिक मजबूत हो गई है। इस तरह का जो नैरेटिव है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो कहा जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों के लिए ये गंभीर चुनौती वाला दंगल है। और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती ऐसा कहा जाता है, और लड़ भी ले तो कोई रोक नहीं सकता। आजमगढ़ में बाई इलेक्शन लड़ी लिया था मायावती जी की पार्टी ने, गुड्डू जमाली, जब धर्मेंद्र यादव हारे थे। लेकिन अगर बसपा इन 9 विधानसभा क्षेत्रों से अब अनुपस्थित रहती है तो क्या परिदृश्य बनेगा, और अगर बसपा इन बाई इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार उतार देती है तो क्या परिदृश्य बनेगा, क्योंकि बसपा को भी अपने को साबित करना है। 2014 वाली स्थिति में पहुंच गई है बसपा, लोकसभा में 0 उपस्थिति, और ऊपर से जले में नमक ये कि नगीना से चंद्रशेखर रावण जीतकर लोकसभा पहुंच गए। बसपा का खाता नहीं खुला और नगीना से चंद्रशेखर रावण जीत के लोकसभा पहुंच गए। तो बसपा इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में क्या करेगी, उसका हाथी किस करवट बैठेगा, दाएं की बाएं, और बैठेगा कि नहीं बैठेगा कि खड़े रहेगा। और कांग्रेस की भूमिका भी देखने लायक होगी। उसका स्टेक नहीं है किसी भी सीट पर, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी। इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस कहां खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटती है या अपने को थोड़े डिस्टेंस के साथ रखती है,
और कांग्रेस के पास जो भी वोट है उत्तर प्रदेश में, क्या वह इन लोक विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस छोटे से दंगल में बड़े सवाल हैं, जिनका उत्तर खोजा जा रहा है और खोजा जाना चाहिए भी सियासत के मद्देनजर। और स्वाभाविक है कि अगर व्यक्तियों की चर्चा करें तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए ये प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई होगी, चूंकि ये मसला विधानसभा का है और दोनों का स्टेक 27वें विधानसभा में है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो इसलिए व्यक्तियों के तौर पर ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, उन दोनों के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये एक महत्वपूर्ण इम्तिहान होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दंगल किसके लिए कितना महत्वपूर्ण और किसकी तैयारी कितनी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के रण से पहले उत्तर प्रदेश के आंगन में एक और चुनावी अखाड़ा सजने वाला है। यानी उपचुनाव का ये वो घमासान है जहां विधानसभा की 9 सीटों पर सभी दलों का सामूहिक इम्तिहान है। दरअसल ये वो 9 विधानसभा सीट हैं जिन पर विधायक रहे चेहरे अब सांसद चुने जा चुके हैं। यहाँ 6 महीने में चुनाव होना है तो इन पर इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी करहल विधानसभा सीट छोड़ चुके हैं। इन 9 में से सपा के पास करहल, कटेहरी, कुंदरकी और अयोध्या वाली मिल्कीपुर सरीखी 4 विधानसभा सीट हैं। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती सपा के ही सामने है। वहीं सीट जीतने की चुनौती उन सांसदों के लिए भी है जो विधायक से सांसद बने हैं। हमारे नेता के प्रति, माननीय अखिलेश के प्रति इस देश और प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास दिनों दिन बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास घटता जाएगा। बीजेपी पर इस उपचुनाव में बढ़िया प्रदर्शन का दोहरा दबाव है। सरकार में होने और लोकसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन के कारण बीजेपी के लिए खुद को साबित करने का ये बड़ा मौका है। इन 9 सीटों में से बीजेपी के पास अलीगढ़ की खैर सीट के अलावा फूलपुर और गाजियाबाद की सीट थी। इन सीटों के सांसदों को भी अपनी अपनी विधानसभा सीट जुटाने में जोर लगाना होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं वाली आज की बैठक में इस पर चिंतन मंथन भी हुआ। हालांकि बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक सीखा है हमने, अब हम लड़ेंगे परिणाम बदलने के लिए। हाँ, तो वो बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं, हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, वो अपनी बनाएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग, देखिए, विपक्ष हमेशा चुनाव आता है तब सक्रिय होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक, सभी नेता तक, सभी हर समय निरंतर जनता के बीच रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की मजबूत स्थिति है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग पुनः आत्म मंथन करने के बाद चुनाव में जाएंगे। 9 सीटों का ये घमासान केवल सपा बीजेपी का ही इम्तिहान नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी एक बार फिर खुद को साबित करने का मौका है, क्योंकि इस रण में रालोद को जहां मीरापुर वाली विधानसभा सीट पर अपना रुतबा दिखाना है, तो वहीं निषाद पार्टी के पास मिर्जापुर में खुद को साबित करना होगा। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद और 2027 के चुनाव से पहले होने वाले इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की पूरी परिधि शामिल है। यानी ये चुनाव पूरे प्रदेश की सियासी नब्ज को बताने और सियासी दलों के शक्ति प्रदर्शन को परखने वाला परिणाम देगा। कांग्रेस बसपा इस रण में नहीं है, तो ऐसे में सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच ही है। इसलिए सवाल यही है कि किसका चलेगा दांव, कौन जीतेगा ये उपचुनाव। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है। इसलिए अयोध्या का जो परिणाम लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मिला है, उसमें छोटा कोर्स करेक्शन करने का अवसर है।
और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए इम्तिहान होगा कुंदरकी का बाई इलेक्शन, जो मुरादाबाद के अंतर्गत आती है सीट। वहां भूपेंद्र चौधरी कसौटी पर कसे जाएंगे जो प्रदेश अध्यक्ष है। हम बहस में चले, मेहमानों का परिचय कराएं आपसे, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश विज्ञापन देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? सबके लिए चुनौती, सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। कांग्रेस और बीएसपी इस फ्रेम से बाहर हैं। ये जो छोटा दंगल है उसमें मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अमिताभ तिवारी जी हैं हमारे साथ, चुनाव विश्लेषक। अमिताभ जी का स्वागत है। अजय वीर सिंह, प्रवक्ता आरएलडी, अजय वीर सिंह जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्तिनिधि पांडे जी का स्वागत है। प्रशांत पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ तिवारी जी, सामान्यता होता ये है कि छोटे इम्तिहान के बाद बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन सियासत तो अजब गजब होती है। बड़े इम्तिहान के बाद छोटा इम्तिहान आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और मजे की बात यह, इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की सीटें हैं। भौगोलिक तौर पर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा इन 9 सीटों में हो रही है। कैसे देखते हैं ये बड़े के बाद छोटा दंगल? क्योंकि ये विधानसभा का मसला है और अब जो बड़ा इम्तिहान आएगा वो विधानसभा ही का आएगा। तिवारी जी, काफी इम्पोर्टेंट चुनाव है ये अमिताभ जी, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो दंगल हुआ है उसमें वोट शेयर के मामले में दोनों गठबंधन जो है वो बराबर थे और सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी लेड अलायंस जो थी वो आगे थी। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक मोमेंटम तो मिला है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और बसपा जो है वो एक कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी होती है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उस समय 10 साल भाजपा सरकार की भी हो जाएगी, और भाजपा ने एक जो सोशल कोएलिशन तैयार किया था, नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाट प्लस अपर कास्ट, उसको कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुआ है वो सोशल कोएलिशन, क्योंकि नॉन यादव, ओबीसी और नॉन जाटव्स में भी समाजवादी पार्टी लेड अलायंस ने सेंध मारने में उसको कामयाबी मिली है। तो ये चुनाव तो और भी लोकल है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं लोकल हो गया, तभी जाकर के एक ऐसा अप्रत्याशित ही उसको कहा जाएगा नतीजा हमें देखने को मिला है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या समाजवादी पार्टी इस मोमेंटम को मेंटेन कर पाती है या भाजपा जो है वो पुल बैक करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, जो अभी उसमें टाइम है, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं जो है वो इस रिजल्ट से उसकी एक दिशा मिलेगी। जी ठीक बात कही अमिताभ जी ने कि भाई मसला चूंकि विधानसभा का है, और लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न में लोकसभा का चुनाव कितना भी लोकलाइज हो जाए, मैं सहमत हूं अमिताभ जी की बात से कि इस बार का चुनाव नेशनल इलेक्शन जैसा नहीं था। एक बड़ी सीमा तक वो स्थानीय चुनाव की भाव मुद्रा में था, लेकिन फिर भी एक मसला होता है कि भाई प्रधानमंत्री चुनना है और मोदी जी का चेहरा भी है सामने। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन है मिल्कीपुर से लेके मिर्जापुर तक और मीरपुर तक, ये तो प्रदेश का मामला है।
एक को सरकार बनाने के लिए लड़ना है, एक को सरकार बचाने के लिए लड़ना है। 27 में ये उसकी वार्म अप एक्सरसाइज मान लीजिए, पता लग जाएगा भाई। कीर्तिनिधि पांडे जी, बड़ी सफलता के बाद तत्काल कोई दूसरा इम्तिहान फिर आ जाए तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है, नहीं? क्यों अब इस सफलता को दोहराने की चुनौती हो जाती है। और लोकसभा चुनाव का विषय दूसरा है, विधानसभा का दूसरा है। स्वाभाविक है, और रीजनल पार्टियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव विधानसभा का है। कीर्तिनिधि जी। देखिए अमिताभ जी, राजनीति में चुनौतियां हमेशा रही हैं और रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने उन चुनौतियों का सामना किया और उसी चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने का काम किया। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जीत रही और उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, जिसका परिणाम रहा कि हम नंबर 1 पार्टी, हमारा अलायंस बना उत्तर प्रदेश। लेकिन जो शुरुआत घोसी ने दिया, वो शुरुआत लोकसभा में भी दिखा। जो हमारी रणनीति थी पीडीए की, वो रणनीति दिखी और वही लोकसभा में दिखा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव अभी हमारे लिए चुनौती रहेगी, उसको हमको स्वीकार करना को हमारे लिए वो चुनौती है। और एक शेर की लाइन है कि बुलंदी पर पहुंचना नहीं कमाल, बुलंदी पे पहुंच के उस पर ठहरना कमाल। तो ठहरने की चुनौती है समाजवादी पार्टी के पास, हम उसको स्वीकार करते हैं और जनता के आशीर्वाद से और अपनी रणनीति से हमें भरोसा है कि जिस तरीके से लोकसभा के साथ 4 विधानसभा का भी चुनाव हुआ, 4 में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 1 हमारी थी। हम 1 सीट भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का भी लेने का काम, 2 सीटों पे हमारी उम्मीदवार जीतने का काम। हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम अपनी सीटें तो बचाएंगे ही, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो खाली हुई हैं, निषाद पार्टी की सीटें, उस पर भी समाजवादी पार्टी कब्जा करेगी, चुनाव जीतने का काम करेगी। ये हमें उत्तर प्रदेश के लोगों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। ठीक, कम से कम ये तो ठीक है, आरएलडी की सीट छोड़ दी, निषाद पार्टी भाजपा कहा आरएलडी छोड़ दी, तो कम से कम अजय वीर सिंह को ये राहत होगी। अजय वीर सिंह जी, अजय वीर सिंह जी, आपकी पार्टी के लिए भी मीरपुर की सीट महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भाजपा के भीतर ही जिस इलाके में आपकी पार्टी का आधार है, उसी इलाके के 2 दिग्गजों के बीच में युद्ध चल रहा है, संजीव बालियान और संगीत सोम। तो उसमें एक ने कहा कि भाई इनके आने से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये खाली पीली अपनी 2 सीट जिता ले गए, नहीं तो और हम भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको बाई इलेक्शन में जाना है। अजय वीर सिंह जी। अमिताभ जी देखिए जी, हमने एनडीए के गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 सीट हमारे हिस्से में आई और दोनों सीटें हमने जीतने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां जहां मीटिंग की, आप अमरोहा लगा लीजिए, बुलंदशहर लगा लीजिए, गौतम बुद्ध नगर लगा लीजिए, फतेहपुर सीकरी लगा लीजिए, अलीगढ़ लगा लीजिए। जयंत जी मुजफ्फरनगर नहीं गए थे? मुजफ्फरनगर भी गए थे, कैराना भी गए थे। लेकिन जो जितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने की एनडीए, ईमानदारी से एनडीए के गठबंधन के साथ, उसी का नतीजा ये हुआ कि हम अपनी भी दोनों सीटें जीती और जो मैंने ये सीट गिनाई है, एनडीए के गठबंधन के जो हमारे सहयोगी, बड़े सहयोगी दल थे, भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर विजयी रही। अब एक मिनट अजय जी, फिर एक मिनट फिर संगीत सोम ये क्यों कह रहे कि भाई आरएलडी के आने से कोई लाभ नहीं हुआ, इनको लाभ हो गया, भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ? उस संगीत सोम जी क्या कह रहे हैं उस पर मेरा कोई कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो सहयोगी दल हैं, अगर उनमें आपस में कोई बात है तो उन्हें पार्टी के फोरम पे रखनी चाहिए। बालियान जी भी दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को लपेट रहे हैं, उनने कहा फोरम कुछ नहीं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
एक मिनट रुको भाई, वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक दूसरे की संपत्ति के कागज दिखा रहे हैं। किसके पास ऑस्ट्रेलिया में जमीन है, किसके पास होनोलुलु में फार्म हाउस है, उसके कागज भी बांट रहे हैं प्रेस को। जी अग्निहोत्री जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं है ये बात कहने का। अगर कहीं कोई कमी थी, कहीं कोई विरोध हुआ था, किसी ने मदद नहीं की थी, तो हमारे सभी साथियों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का उनका आपस का मामला है, वो उचित फोरम पे वो बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर उचित कार्रवाई करेगी। ठीक, रुकिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान इलाका है तो जमीन का महत्व है भाई, लेकिन हम तो देख रहे हैं उस लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया तक की जमीन का जिक्र होने लगा। बताइए, इतने कृषि प्रधान हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन के कागज बांटे जा रहे हैं कि किसने ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी, किसने न्यूजीलैंड में। खैर, प्रशांत पटेल जी, जो मोरल डिप हुआ इस पर मान लीजिए टीवी पर ना भी कहें, लेकिन स्वाभाविक है, कुछ चीजें ऑब्वियस होती है, मोरल डिप होता ही है। और जब आप 66 सीटें जीते हो और उससे पहले 73 सीट जीत के आए हो और फिर आप 33 पर आ जाए, 66 की ठीक आधी, तो मोरल डिप होता है। मोरल डिप में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, स्वाभाविक है। और कमजोर इम्यूनिटी में कोई और इम्तिहान आ जाए, ये थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है। नहीं, क्योंकि अब आपके ऊपर डबल दबाव होगा। अब बीट मोरल के साथ समाजवादी पार्टी से लड़ना और अपने कैडर को ये करके दिखाना कि ना लोकसभा चुनाव हो गया लेकिन देखो हमने 9 में 9 जीत ली, तो ये एक बड़ा दबाव है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मोरल डाउन होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो लगातार चुनावी तैयारियों में रहते हैं और चुनाव लगातार होते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक चुनाव आता है। इस तरह बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन होते हैं, स्वाभाविक तौर पर हर बार होते हैं, और ना ही कोई हमारा मोरल डाउन है। और हम लोग हर चुनाव को, चाहे परिणाम कुछ भी है, उसको पूरी तन्मयता से स्वीकार करते हैं। कोई इसमें हम हिलावालिया नहीं करते, अब उस पर बचाव का रास्ता नहीं खोजते। हमारी 3 जून का भी डिबेट हुई थी, उस दिन हमने यही बोला था, आपने भी यही कहा था कि दोनों पार्टी को जो भी चुनाव परिणाम आए उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने उन चुनाव परिणामों को जनता को आशीर्वाद मान करके स्वीकार किया। हमने किसी को दोष नहीं दिया, ना हमने चुनाव प्रशासन को दोष दिया, ना जनता को दोष दिया, ना किसी विरोधी पार्टी को दोष दिया। यही अगर चुनाव परिणाम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो यही सारी विपक्षी पार्टियां 3 तारीख तक ईवीएम को दोष दे रही थी, पूरा लाठी डंडा लेकर के लोग तैयार थे। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया। और कभी ऊपर नीचे चुनाव होता है। देखिए, हम लोग 10 साल सत्ता में हैं, और जो जनता की नाराजगी ऑब्वियसली होती है, जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है उसी नाराजगी होती है, स्वाभाविक थी, थोड़ी बहुत कुछ चीजें उनसे रही होंगी। और हमारा भी विश्लेषण चल रहा है। हम लोग तो हर चुनाव अगर जीतते भी हैं और हारते भी, उसके बाद हमारी इंटरनल पार्टी का डिस्कशन होता है कि कहाँ क्या कमियां रह गई, क्या ठीक रहा, क्या चीजें हम ठीक की जा सकती है। और थोड़ी सीटें हमारी कम हुई, ऐसा नहीं कि पहली बार सीटें कम हुई। इसी प्रकार हमारी सीटें 2017 में गुजरात में भी कम हुई थी, उसके बाद हमने रिवर्स बैक किया 2022 में। मध्य प्रदेश में भी हम 2018 में हारे थे, उसके बाद फिर परिणाम 2023 में क्या आया। तो ये चीजें कई बार राजनीति में कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं कि अगर जनता सेटबैक देती है तो हमें एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है कि कहाँ हमारी कमियां रह गई थी, उनको हम चीजें ठीक करके आगे बढ़ेंगे। रही बात बाई इलेक्शन की, बाई इलेक्शन भी हम लोग मजबूती से जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और कार्यकर्ताओं का भी मोरल डाउन है। और देखिए, कोई बहुत कुछ बदला नहीं है। सरकार आज भी हमारी है, एनडीए की सरकार पहले भी 10 साल से चल रही थी, एनडीए की सरकार अभी भी है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सारे अभी सब लोग वही हैं, एनएसए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग वही हैं। कोई बहुत कुछ तो बदला है नहीं। हाँ, एक चीज और बदली है, कभी तक आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था 10 साल में, वो उनको मिल जाएगा। बाकी समाजवादी पार्टी को तो कोई प्रसन्नता की कोई बात है नहीं। उनका जिस प्रकार पहले थे ना, उनकी केंद्र सरकार बनी है ना राज्य बनी है। एक इनके कार्यकर्ताओं के लिए कष्ट अलग से हो गया कि इनके जो नेता और प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका परिणाम हो रहा है कि वो लोग जाकर के जमीन पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लगातार मुकदमे हो रहे हैं, उनमें उनके पैरों में पीतल भरने का काम किया जा रहा है। तो उनको मुझे यही सलाह है कि अधिक बहुत जोश खरोश न दिखाएं। आप लोग जो बड़े बड़े बयान देते हैं, कार्यकर्ता उपद्रव में आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, अनुसूचित वर्ग के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी के बैनर फाड़ रहे हैं या हुड़दंग कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि आपका कार्यकर्ता प्रताड़ित होगा 2027 तक। सरकार नहीं बदली है अभी भी। कीर्तनिधि जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग तो बड़े बयान दे के किनारे हो जाते हो, कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाता है, और उत्साहित हो जाता है फिर बवाल में संलिप्त हो जाता है। बवाल में संलिप्त हो जाता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, उसके लिए संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि प्रशांत पटेल कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गए लेकिन सरकार नहीं बदली, न दिल्ली में न लखनऊ में, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा रहता?
जी ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि सावधानी कहां हटी कि इतनी बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश में घटी। जनता ने जवाब दिया है और ये तो इनका कल्चर है कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार विपक्षी दलों की आवाज दबाते रहे हैं, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने एक चर्चा किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं, मैं दोनों लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दोनों दूसरे का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। मैं तो प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि कहते थे मंचों से कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, अब तो सरेआम सामाजिक रूप से दोनों मंच पे लड़ रहे हैं, अखबार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जांच करा लेते, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाएं इनके पास हैं, खाली केवल विपक्षी दलों के खिलाफ जांच होगी, अपने लोगों के खिलाफ भी जांच करा देते, एक आदर्श प्रस्तुत करते। जानता देश की भ्रष्टाचारी नेता इनके पास भी है। और अभी मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, थोड़ी ताकत और कम होने दीजिए भारतीय जनता पार्टी, और पर्दे पर, बड़ी पर्दे पे लड़ाइयां इनकी दिखेंगी। अभी तो कोई कह रहा ना कि 400 का नारा अहंकार का नारा था इसलिए हार गए, इनके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं, और कोई कह रहा है कि साहब वो हमारी मदद नहीं की इसलिए हार गए। अभी ये जो सर फुटौल है बड़े पैमाने पे दिखेगा, ये 9 की 9 जब हारेंगे तो उसके बाद और बड़े पैमाने पे दिखे। ठीक, रुकिए भाई, आप रुकिए, मैं अमिताभ तिवारी से कमेंट लूंगा, फिर प्रशांत पटेल से इस पर उत्तर लूंगा। अमिताभ जी, ये जो मुजफ्फरनगर से लेके और ये संगीत सोम के इलाके तक, सरधना तक जो बवाल मचा हुआ है, ये बवाल कम है, गंदगी ज्यादा है। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर नहीं नजर आता? दोनों को शिकायत थी तो उसके लिए पार्टी के पास मैकेनिज्म है, संगठन महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं और लोग हैं। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश में उसका ग्रोथ हुआ कैसे। अगर पिछले 10 साल में हम देखें जी, बहुत सारे लीडर्स भाजपा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आए हैं। इनफैक्ट अगर आप आज की डेट में उप मुख्यमंत्री भी देख लें तो वो भी पहले बसपा में थे। मुझे नहीं लगता है कि 5 या 7 साल से ज्यादा वो भाजपा में बिता चुके। तो एक मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हो गया है बीजेपी में आज की डेट में। बहुत सारे कल्चर्स के लोग जो हैं वो भाजपा में हैं। कहीं ना कहीं इससे जो कोर भाजपा का जो वर्कर है वो आहत हुआ है। वो हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, आरएसएस के भी हमने बयान जो है वो सुने हैं। तो अब भाजपा में बहुत सारे लोग बाहर से आकर के एमएलए मंत्री बने हैं, जो भाजपा में काफी सालों से काम कर रहे हैं लोग, उनके बीच और इनके बीच में एक द्वंद्व सा हमको दिखता हुआ दिख रहा है, जो कि आप जो नाम बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये एक इंटरनल चर्न जरूर हो रहा है भाजपा के अंदर। और जो अरविंद केजरीवाल ने भी एक शगुफा छोड़ दिया था, उसने 2 शगुफे छोड़े थे कि भाई प्रधानमंत्री अगले साल रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनका एज 75 हो जाएगा, और योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इसका तो सब लोगों ने आकर के पुरजोर काउंटर किया, लेकिन योगी जी के बारे में ऐसा स्ट्रॉन्ग काउंटर हमें देखने को मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिफरेंसेस पार्टी में है, जिसको संघ और पार्टी को बैठ करके ऑफ कोर्स ठीक करना पड़ेगा। जी, प्रशांत पटेल जी, ये बड़ी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अगली सीन, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को वस्त्र हरण कर रहे हैं? नहीं, और दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और भाजपा में संगठन मंत्री भी हैं, संगठन महामंत्री भी हैं, क्षेत्र प्रभारी भी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, भारी भी, प्रभारी भी, 1000 संगठन के पद हैं ना। सब गाड़ी घोड़ा लिए घूम रहे हैं और वहां थुक्का फजियत चल रही है। मतलब इसका दुनिया संग मजे ले रही है और पार्टी संज्ञान तक नहीं ले पा रही। ये स्थिति तो खराब है मेरे ख्याल से। प्रशांत पटेल जी। जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर अगर आपको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम में कहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है पार्टी फोरम से जाकर के इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और संस्कृति के विरुद्ध है। और 2 पार्टियों का गठबंधन दोनों पार्टियों के अध्यक्ष के माध्यम से होता है
उस पर सवाल उठाने का नीचे किसी कार्यकर्ता को अधिकार नहीं। अगर आप उनको बात रखनी है तो पार्टी फोरम में आके बात करिए, किस पार्टी गठबंधन हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ, या पार्टी ऊपर से डिसाइड करेगी। कोई विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, प्रवक्ता उसको डिसाइड नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस तरह किया है तो गलत बात है। पार्टी उन सब चीजों का संज्ञान भी लेगी। कोई व्यक्ति जो है पार्टी के नियम से विरुद्ध नहीं है, सभी लोग पार्टी के नियम से बंधे हुए हैं, और उनको जो भी अगर कोई इस तरह की बात अगर आई है पब्लिक डोमेन में या मीडिया के माध्यम से, तो ये चीजें गलत है। पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें किसी कार्यकर्ता को नहीं करनी चाहिए। अजय वीर जी, आपको क्या लगता है इन दो लोगों ने अपनी लड़ाई में आपको क्यों लपेटे में लिया आरएलडी को? मान लो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक खेल रहे थे, वहां तक ठीक था, आपको क्यों लपेट लिया? बोले नहीं ये भी कुछ नहीं। अग्निहोत्री जी, मैंने बताया कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो उनसे बात करेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई नाराजगी किसी की है, अजय वीर जी कब बात? अरे भाई, जब वस्त्र हरण पूरा हो जाएगा, जब दिगंबर हो जाएंगे तो बात होगी। गजब करते हैं। वस्त्र हरण तो हो गया, एक दूसरे के रजिस्ट्री के कागज मीडिया बांटे जा रहे हैं कि किसकी कहाँ जमीन है, कितने एकड़। प्रशांत पटेल जी ने जैसा बताया कि पार्टी का उनका संगठन है, वो उनसे बात करेगा, और अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो शायद उस पर पार्टी कार्यवाही करेगी। और जहां तक गठबंधन की बात है, प्रशांत जी ने भी बताया कि गठबंधन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। मैंने ये सवाल, अरे भाई रुको अजय वीर भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये सब बातें प्रशांत जी कह चुके। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि किसने गठबंधन किया, वो हमको भी पता किसने गठबंधन किया, ठीक। मेरा निवेदन आपसे इतना था, आपको क्यों लपेटा, ये पूछा था। बाकी कहानी तो हमें पता ही है। ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा चलिए ठीक है। इतना तो खैर मासूम, अरे कोई पार्टी नहीं होती जो राजनीति करती है कि आपको उन्होंने क्यों लपेटा, ये तो पता ही होना चाहिए। खैर चलिए ठीक है। नहीं, उस पर मेरा कमेंट्स करना अच्छा नहीं है ना। ये कहिए कि कमेंट करना अच्छा नहीं, ये मत कहिए कि उनसे पूछिए। भैया जो लपेटा जाता है उसको पहले बताओ था। खैर अमिताभ तिवारी, हम वापस उधर चलते हैं, सरधना और मुजफ्फरनगर से निकल के जो बड़ा विषय है कि 9 बाई इलेक्शन, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मिल्कीपुर, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अधीन आती है, के अंतर्गत आती है। अयोध्या को लेके जो पर्सपेक्टिव देश में गया, जो नैरेटिव गया, उसने पूरे संघ परिवार को हिला के रख दिया। सीट एक है लेकिन उसका मैसेज बहुत लाउड है। कैसे जीते, कैसे हारे, कितने पासी वोट हैं, कितने दलित, मैं उस बहस में यहां नहीं जा रहा, लेकिन एक मैसेज तो है। क्या मिल्कीपुर बाई इलेक्शन दोनों के लिए, इस बात के लिए एक सेंटर पॉइंट बनेगा बैटल ग्राउंड का कि चलो पूरी अयोध्या ना सही, हमने उसमें एक विधानसभा जीत के दिखा दी, और सपा के लिए पास ये होगा कि ना अयोध्या ने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अमिताभ तिवारी जी, काफी प्रेस्टिजियस बैटल हो जाएगा इस सीट में इस बार, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये एस्टैब्लिश करना चाहेगी कि अयोध्या में जो उनकी जीत है वो कोई फ्लूक नहीं है या वन टाइम नहीं है, उनके पास वहां पर लोगों का समर्थन है। वहीं भाजपा ये कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहेगी कि भाई देखिए, लक बाई चांस समाजवादी पार्टी जीत गई है, कुछ कारणों से जीत गई, हमने उन चीजों को दुरुस्त कर लिया है, नट बोल्ट टाइट कर लिया अपने संगठन के, और हम इस बार जीतने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि इसका जो मैसेज है, जैसा आपने कहा, वो पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसका एक मैसेज जाएगा, इस बाईपोल का, खास करके इस सीट का। और आगे जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं परिकाष्ठा जो है ये सीट रख सकती है। तो बड़ी प्रेस्टिजियस बैटल हो जाएगी ये, और देखना पड़ेगा कि कैसे भाजपा जो है इस सीट को, या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पे लड़ते हैं, और कौन इसमें जो है वो उठ करके आगे आता है। कीर्तनिधि जी, एक होता है कि भाई सरल भाषा अंग्रेजी में कहे तो बाई चांस, और लोक भाषा में कहे तो आदमी कहता भैया तुक्का लग गया क्या। आपको एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, गंभीर बात कह रहा हूं। अगर मैं अभिनेता हूं और मेरी एक फिल्म हिट हो जाए तो बाजार मुझे बड़ा अभिनेता नहीं कहता क्या, वो इंतजार करता है कि दूसरी और तीसरी फिल्म क्या रिजल्ट देती है, और आपकी 3 फिल्में हिट हो गई तो वो मान लेता है कि हाँ ये सुपरस्टार है क्या। यही नियम राजनीति में भी लागू है, यही दुनिया के हर क्षेत्र में लागू है। आपको
वो इम्तिहान दें। दूसरी फिल्म आपकी रिलीज होने को आई गई 9 विधानसभा उपचुनाव, और उसी में हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे अयोध्या का, मिल्कीपुर का। पांडे जी देखिए, मैंने कहा क्योंकि अयोध्या का नैरेटिव आप लोगों ने भी खूब भुनाया, देश भर में आपके इंडिया गठबंधन ने प्रचार किया कि देखिए भाजपा अयोध्या हार गई। ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या भाजपा के जन्म के समय पैदा हुई, या सपा के रजिस्ट्रेशन जब हुआ था पार्टी का उसके बाद अयोध्या पैदा हुई। नैरेटिव तो यही बनाया गया जी। नहीं, नैरेटिव वो नहीं बनाया गया। नैरेटिव का सवाल जो है, मैंने कहा कि लोकसभा के साथ 4 सीटों पे विधानसभा के भी चुनाव, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट जीतने में कामयाब, और 3-1 का फार्मूला जो था वो 2-2 में बदल गया जीत के बाद। अब सवाल है 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा। मिल्कीपुर जिस सीट की बात आप कर रहे हैं, उस सीट पर अयोध्या के वर्तमान सांसद श्री अवधेश पासी जी लगातार 8 बार से एमएलए हैं मिल्कीपुर, और हमें पूरा भरोसा है कि जो संदेश, देखिए, जो भाईचारगी की बात हम कर रहे थे, जो नफरत खत्म करने की बात हम कर रहे थे, जो आपसी सौहार्द की बात हम कर रहे थे, उसका जो संदेश अयोध्या ने दिया, वही संदेश मिल्कीपुर भी देगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि राम या अयोध्या लग रहा भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन तैयार किया, वो गाने की लाइन थी ना कि राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो ये अहंकार था इस लाइन में, उस अहंकार के खिलाफ भी अयोध्या ने संदेश दिया। राम ने सबको लाया, राम को कोई नहीं ला सकता। और मैं कह रहा हूं, मिल्कीपुर अवधेश पासी जी की परंपरागत सीट है, पिछले 8 बार से लगातार एमएलए हैं। पुनः उस सीट पर जो उम्मीदवार होगा, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी उम्मीदवार होंगे, वो जीतेगा, और जो संदेश अयोध्या ने लोकसभा के चुनाव में दिया, वही संदेश विधानसभा के चुनाव में भी जाएगा पूरे प्रदेश में। ठीक, प्रशांत पटेल जी, ये बड़ा प्रश्न है कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम से जो संदेश, जो राजनीतिक संदेश अयोध्या के आंगन से निकला, उसकी सेकंड टेस्टिंग हो जाएगी मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में। नहीं, और कोई कहे कुछ भी, वो संदेश भाजपा के लिए पूरे लोकसभा चुनाव में जितनी उसकी सीटें आई, कम आई, ज्यादा आई, 240 को आई, इन सारे संदेशों से बड़ा संदेश जिसका ग्लोबली जिसकी चर्चा हुई, वो हुई कि अयोध्या हार गई, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अयोध्या हार गया। ये चर्चा नहीं हुई कि 240 क्यों आई, ये चर्चा भी उतनी बड़ी नहीं हुई कि 33 क्यों आई, लेकिन ये चर्चा हर जगह हुई कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। आपके पास कोर्स करेक्शन का एक छोटा अवसर है मिल्कीपुर, और कीर्तिनिधि पांडे कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हमारे पास 8 बार से है। प्रशांत जी देखिए, अमिताभ जी, आप जानते हैं किस तरीके से विपक्ष के लोग झूठ फैलाने में कैसे तेज माहिर हैं। अभी तक के लोग कभी अयोध्या और प्रयागराज का नाम नहीं लेते थे। फैजाबाद जिले का नाम बदल गया अयोध्या, लेकिन अयोध्या ही नहीं बोलते थे, फैजाबाद बोलते थे। इसी तरीके से ये लोग इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज नहीं बोलते थे। और आपको भी अच्छे से पता है कि लोकसभा का नाम फैजाबाद है, अयोध्या उसमें केवल विधानसभा है, विधानसभा में भी हमारा विधायक है। और अभी जो चुनाव परिणाम आया है, उसमें 5 विधानसभा अयोध्या विधानसभा में आगे थे, लेकिन एक पूरा परसेप्शन नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या लोकसभा हार गई, जबकि अयोध्या लोकसभा नाम की तो कोई चीज है नहीं, लोकसभा फैजाबाद है। और जहाँ पे अयोध्या में डेवलपमेंट काम हो, सब राम मंदिर है, वो विधानसभा में जीते हैं। तो ये प्रोपोगेंडा जो इस तरह का फैलाया जाता है, पूरा झूठ पर आधारित है। और रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर पर 2017 में हमारा विधायक जीता था। तो हर बार चुनाव परिणाम बदलते रहते, कोई सीट किसी की बपौती थोड़ा, तो 8 बार जीते हैं, अच्छी बात है, बड़े नेता है, लेकिन ऐसा तो नहीं को वही जीते हैं तो वही जीतते रहेंगे। अब तो आप विधायक को रिजाइन कर दिए। इसी तरीके का आज कांग्रेस ने एक प्रोपोगेंडा निकाला, जो लोग अचानक सो के उठे कि नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए हैं, क्योंकि ना तो कभी रिसर्च करते, ना उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खोल करके देखी। जबकि वो 28 मार्च 2014 से ही वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। उस समय अरुण जैन जी कार्यालय सचिव होते थे कि नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, अटल जी, आडवाणी जी और जोशी जी मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो इन्होंने अब चूंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं पाए, सारा इनका प्रोपेगेंडा उसी पे था। तो इसमें कुछ दिन खुश रहे कि चलो सीटें कम हो गई, अब इसमें खुश हो कि अरे भाई वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए, इस तरह एक प्रोपेगेंडा फैलाया। वो हालांकि पहले से लिस्ट में थे। तो ये अपने खुश होने का, प्रसन्न होने का, हार में ही जीत खोजने का ये लोग मौका तलाशते रहते हैं और इस तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं।
तो ये चीजें जनता को समझने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग प्रसन्न हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके अपने कार्यकर्ताओं को ना पिटवाएं। अब कल जो इनका जो कार्यकर्ता मुकेश निषाद, परसों एक महिला की चैन खींच दिया कानपुर में, महिला घायल हो गई, आज उसको पुलिस को गोली मारनी पड़ी। फिरोजाबाद में इनके यादव समाज के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक जाटो समाज की महिला के घर में गुंडागर्दी की, उसके कपड़े फाड़ दिए। वो उनके वोटर थे जिन्होंने पीडीए का नारा दिया। अब इनको उन्होंने गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी है। जो पीडीए का नारा दिया था, पीडीए का नारा क्योंकि जमीन पे तो कभी हो नहीं सकता, इन्होंने भरमा के कुछ लोगों को अवश्य वोट ले लिए, लेकिन अनुसूचित समाज पर सबसे अधिक अत्याचार यादव और मुसलमान करता है, समाजवादी पार्टी का वोटर करता है। 2012 में ये सत्ता में आए, इन्होंने अनुसूचित समाज की बस्तियां जलाने का काम किया। अभी कैराना और सहारनपुर में इन्होंने गुंडागर्दी की, तो ये हर जगह इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये जितना थोड़ी बहुत इनके सीटें बढ़ी हैं, जमीन पर इनका कार्यकर्ता मान नहीं रहा, वो गुंडागर्दी करने से मारेगा नहीं, और यूपी पुलिस गोली चलाने से रोकेगी नहीं। तो मैं यही इनको चेतावनी दे रहा हूं। ये बड़ा बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने दो स्पेसिफिक उदाहरण दिए, एक फिरोजाबाद का और एक कानपुर का। और कानपुर वाले मामले में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी। वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, नेता है। ये जो परसेप्शन बना रही है भारतीय जनता पार्टी कि समाजवादी पार्टी के लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, इनको एक बार उदाहरण अपने कार्यकर्ता का भी देना चाहिए था। बनारस के अंदर क्या हुआ था? बनारस के अंदर बीएचयू की बिटिया के साथ रेप की घटना जिसने किया था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। 2 महीने तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता रहा। उस पर कभी आवाज प्रशांत जी की नहीं निकलती? नहीं कोई लगातार नहीं उस पर आवाज निकलनी चाहिए। उस वक्त उस पर भी निकली थी, मेरी तो कब तक निकली थी। लेकिन आज ये प्रश्न तो डाइल्यूट नहीं हो सकता ना कीर्तिवर्धन जी। अध्यक्ष मुकेश निषाद आपने पार्टी से निकाला क्या? 2 महीने तक उसको बचाते रहे। गायत्री जब 2 महीने तक, अरे गायत्री प्रजापति तो अब आपके साथ है भाई। गायत्री प्रजापति तो आपके दोस्त हो गए, उनकी पत्नी आपके साथ चली गई हमारी, बताते रहे। वो तो आप उसको अपने साथ रखे हैं। हाथरस में भी कोई रेप की घटना नहीं सियानी बिल्ली खंभा डोचे वाला काम करिए। तीनों आरोपी बरी हो गए हैं। सियानी बिल्ली आपने 3 साल तक शोर मचाया, हाथरस में भी तीनों आरोपी बरी हो गए हैं। कोई गैंग रेप की घटना कोर्ट द्वारा नहीं पाई गई। एक जो केवल आरोपी मुख्य आरोपी था, उसको गैर इरादा हत्या में सजा हुई है, उसको भी कुछ साल बाद बरी हो जाएगा। तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। हर किसी घटना में सीबीआई गलत जांच कर रही है। आप कहिए ना सीबीआई गलत जांच कर रही है। सीबीआई का रिपोर्ट था रेप हुआ, सीबीआई ने जांच करके रिपोर्ट लगाई। नहीं कोई रेप सिद्ध नहीं हुआ। कहिए सीबीआई गलत हो गया। आप कहिए सीबीआई ने गलत जांच किया। आप क्यों नहीं कहते इस बात को कि सीबीआई गलत रिपोर्ट? अभी परिणाम छोड़ा गया है, जजमेंट छोड़ा गया है। आप लोगों ने हाथरस में 3 साल शोर मचाया, क्यों 3 लड़के बरी हो गए? 4 में 3 लोग कोर्ट से क्यों बरी हो गए? अगर वहां पे घटना हुई होती तो क्यों बरी हो गए? आप बताइए मुकेश निषाद जो आपके विधानसभा उपाध्यक्ष निकालेंगे, कल्याणपुर विधानसभा का मुकेश निषाद जो विधानसभा उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, आपने उसको पार्टी से निकाला? जो कानपुर घटना का आरोपी है मुकेश निषाद को समाजवादी पार्टी ने पार्टी निकाला क्या? आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता है वो। उनके परिवार में कोई दोष नहीं था। राज्यसभा में जब वोट लेना था आपको, तो गायत्री प्रजापति के परिवार के साथ दोस्ती कर लिया आपने, उनको रख लिया अपने साथ, उनका वोट लिया। आपको कोई परिवार दोषी नहीं होता है। जिस व्यक्ति पर आरोप होता है वो दोषी होता है। इतना पढ़े लिखे आदमी है, कोई व्यक्ति दोषी तो पत्नी बच्चे थोड़ा दोषी हो जाएंगे। भाई गायत्री प्रजापति दोषी है तो उनका परिवार को जेल भेज देंगे। आप क्या चाहते हैं? तो कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो पूरा परिवार तो दोषी नहीं होता है। साथ खड़ा कर लिए। क्या बात सही नहीं है कि आपने गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने घर में छिपाया था? फरवरी 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डाटा फटकारा तब आपने सरेंडर करने पर मजबूर किया। फरवरी 2017 तक क्यों आपने गायत्री प्रजापति को अखिलेश अपने घर में छिपा और जनता उसका हिसाब कर रही है। घर में छिपा कर रखा था। आपने तब तक पार्टी से नहीं निकाला था और आप अपनी पत्नी को दोषी मानते थे तो टिकट क्यों दिया? ठीक, कीर्ति भाई, प्रशांत जी, दोनों लोगों को रोकूंगा। पुराने उदाहरण सबके मिल जाएंगे कीर्ति बाबू, लेकिन मसला ये है कि जो तात्कालिक कल कानपुर की घटना घटी, वो मुकेश नाम का जो अपराधी है जिसने महिला के साथ अपराध किया, फिर वो भागा पुलिस की उस पकड़ से तो उसको गोली मारनी पड़ी। वो आपकी पार्टी का पदाधिकारी है, ऐसा आरोप है ना, तो आपको उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए भाई हमने हटा दिया या नहीं हटाया। पुराने उदाहरण सबको मालूम है, लेकिन आज की जो घटना है उस पर जो 2 स्पेसिफिक उदाहरण प्रशांत पटेल ने दिए, उन पर तो एक टिप्पणी होनी चाहिए। खैर छोड़िए। अमिताभ तिवारी जी, एक चूंकि आप तो चुनाव को बहुत अध्ययन करते हैं, उसके आंकड़े और उसके ट्रेंड्स को,
बीएसपी इस चुनाव में सीट नहीं जीत पाई। हालांकि ये हादसा उसके लिए कोई नया नहीं, 2014 में वो ऐसा हादसा सहर्ष स्वीकार कर चुकी है, वो हादसा फिर हो गया जीरो वाला। अब इस बाई इलेक्शन कहा जाता है मायावती जी लड़ती नहीं, पार्टी लड़ती नहीं, लेकिन कभी कभी लड़ भी लेती, मन की मौज है, गुड्डू जमाली, तो ऐसा कोई नियम नहीं, मन की मौज है। बीएसपी को आप किस रोल में देख रहे हो इन 9 सीटों पर? देखिए, अगर 2022 की बात करें तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने जो लार्जली गेन्स किए थे वो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारे जी। इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा इसलिए रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भाजपा दोनों के वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब रही है। 10% बसपा और 9% भाजपा का वोट दिया। अब बसपा के पास तो जो वोट बचा है वो 9% के करीब लार्जली उनकी खुद की जाति जो जाटव समाज का वोट उनके पास बचा हुआ है। अब अगर वो लड़ेंगे, देखिए मुझे लगता है बसपा के साथ कहीं ना कहीं बी टीम ऑफ बीजेपी का एक जो तगमा है वो लग गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो छोटी छोटी जातियां हैं वो उससे निकल करके समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ इस बार चली गई, लगभग 10% वोट शेयर चला गया। अब इस चुनाव में वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी उनकी मर्जी है, लेकिन अगर 9% वोट ही उनका बचा है तो किसी ना किसी का गेम वो बिगाड़ सकती है। जैसे इस बार 16 सीटों पर उनको जो वोट मिले वो समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे हारी उससे ज्यादा वोट मिले, और 31 सीटों पे जहां भाजपा हारी है वहां पर भी बसपा को जो विक्ट्री मार्जिन थी उससे ज्यादा वोट पड़े। यानी इस इलेक्शन में बहन मायावती ने कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश करी कि वो एक बीजेपी की बी टीम नहीं है, दोनों दलों को उन्होंने बराबर बराबर लगभग नुकसान पहुंचाया। अगर देखें तो 31 सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया और 16 पर अखिलेश यादव को, 16 पर समाजवादी पार्टी को। जी, अगर ये आंकड़ा देखेंगे तो उनको जो सीटें आए, उनको जो वोट्स मिले हैं वो विक्ट्री मार्जिन से इतने सीटों पर ज्यादा है। तो रोल तो वो प्ले करती ही है, किसी न किसी का गेम बिगाड़ने के लिए ही वो इस बार लड़ रही थी ताकि उनका रेलेवेंस बना रहे। अब देखना पड़ेगा। अब कम से कम आप बी टीम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने 16 आपको हरवाई तो 31 भाजपा को हरवाई बसपा ने। कम से कम आप तो बड़े दिल से कहो कि नहीं बहन जी बी टीम नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कैंडिडेट्स दिए गए, जिस तरीके से कैंडिडेट बदलती हैं उससे कई चीजें संदेश खुद ब खुद चला जाता। ऐसा नहीं कोई बात हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता कर रहे हैं तो जनता विश्वास कर रही, जनता को भी चीजें दिखती है, और जब वो चीजें दिखती है जो बात हम कहते हैं तब लोगों को भरोसा हो। अगर हमने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया, उनके इशारे पे काम करने वाला बताया, तो उसको जनता ने महसूस किया कहीं न कहीं। कीर्तिवर्धन जी, अमिताभ, एक मिनट रुको भाई, अमिताभ तिवारी के पास जो कुछ है कहीं सुनी ने कागज लेखी है, वो कागज के आदमी है क्या? राई रत्ती बिल्कुल नाप तोल के रखते हैं कागज में आंकड़ा। अब वो कह रहे 31 भाजपा वालों को हराई, 16 आपको हराई, 16 दूनी 32, आपसे दूने तो भाजपा को चपेटे में ले लिया, और अब भी आप कहोगे भाजपा के बी टीम में तो फिर जाती है हाथी के साथ। मैं हाथी के साथ जाती नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आनंद जी जो उनके भतीजे थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, जब वो मुखर होकर बोलना शुरू किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो उनको सारे पदों से क्यों हटा दिया? ये संदेश तो खुद ब खुद जनता में गया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। कीर्ति जी, उसी का परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी शून्य पर है। जी, प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा अमिताभ जी ने बताया कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा की बीएसपी के उम्मीदवारों ने, और 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा की। कैसे देख रहे हैं आप बीएसपी के रोल को, बीएसपी को कहां खड़ा देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, मैं इस विषय पे, बीएसपी वाले विषय पे सदैव मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण रहना है कि मानना है कि इस तरह की बातचीत ही करना ही गलत है। तो हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी जो है अपना अगर वहां से मान्यता प्राप्त ईसीआई से चुनाव लड़ेगी और किसी न किसी जाति के प्रत्याशी को टिकट देगी। अब जो उन्होंने अमिताभ जी ने आंकड़ा बताया ठीक है, लेकिन उस दृष्टि से भी हम देखें तो क्या बसपा को चुनाव लड़ना बंद कर दें अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गए? इसका मतलब क्या भाजपा या सपा को लाभ या नुकसान पहुंचाने के देखते हुए क्या बसपा को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए? तो बात गलत है। या एमआईएम को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिएगा?
यही आरोप 2022 के चुनाव में लगाए गए, लेकिन मैंने कई विधानसभा वार आंकड़े देखे थे, चाहे मनोज पांडे वाली सीट थी या रायबरेली की एक और 2 सीटें थी, वहां वो जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का आंकड़ा था, वो बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा जो भाजपा की जो हार का आंकड़ा था, बसपा के कैंडिडेट से कम था। इस तरह उनकी वजह से हम हारे भी थे। तो हो सकता है ये बात का आकलन हो सकता है, लेकिन हम ये कैसे कहते कि बसपा चुनाव न ले। अब अभी बांदा और हमीरपुर लोकसभा में भी जो बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया, ब्राह्मण उम्मीदवार जो जाती है भाजपा को वोटर मानी जाती है, वो वोट कट गए, वहां हार गए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि बसपा की वजह से हारे, ये सपा ये नहीं कर सकते कि हम बसपा की वजह से हारे। उनका भी अधिकार, वो भी किसी न किसी जाति को, किसी जो प्रत्याशी हो किसी न किसी जाति या धर्म का होगा। तो ये तो बात ही बेईमानी है कि किसने किसके कहने पे टिकट दिया। अब ये चूंकि अब देखिए अभी सपा की सीटें अधिक आ गई हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब वहां पे बाकी जगह भी तो हारी है ना। अभी यही बात तो कांग्रेस पे आरोप लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कहीं कम मजबूती से लड़ी, उड़ीसा में हम हार गए। तो ये लोग तो बसपा वाले भी कांग्रेस पे ठीक प्रशांत जी, असल में ये बात इसलिए ठीक है प्रशांत, ये बात इसलिए खड़ी हुई क्योंकि 4 तारीख को जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि हम इसलिए हार गए कि बसपा का हाथी तो बैठ ही गया, खड़े नहीं हुआ चुनाव में। बसपा का हाथी खड़ा होता, चलता रफ्तार में, तो दूसरे परिणाम आते, वहां से बात शुरू होती है। इसलिए आपकी बात सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल सही है और ईमानदारी वाली बात है कि हर पार्टी को आज़ादी है, उसके लड़ने से किसी को नुकसान फायदा हो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बीजेपी का जो थिंक टैंक था वो बीएसपी की हाथी की चाल पर अपना बहुत कुछ निर्भर किए था। ये बात अरुण सिंह की बात से समझ में आई, इसलिए मैंने बात उठाई। अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न और है। कहा जा रहा है कि कोई मुस्लिम मंत्री मोदी जी की सरकार में नहीं, इस पर और खासतौर पर इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब भी कोई कैबिनेट बनता है जी, तो उसके 2-3 तरीके हैं कैबिनेट बनाने के। एक है कि भाई आप उसको भारत की आबादी के हिसाब से बना दीजिए कि भाई जिस जाति और धर्म की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा हो सकता है। तो उस लॉजिक से नेशनल गवर्नमेंट में लगभग 20% माइनॉरिटीज का होना चाहिए, है भी लगभग 5 माइनॉरिटीज हैं तो 7% के करीब है। लेकिन एक और इसके ऊपर एक आर्गुमेंट है, थियरी है कि जिसने हमको समर्थन जितना दिया है उसके अनुपात में मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बात भी लॉजिकल है। तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 92% माइनॉरिटीज या मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ब्लॉक को वोट किया है, जबकि 8% ने भाजपा को वोट किया। तो उस हिसाब से जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में 8% ऑफ 72 आप लगाएंगे तो एक आधा के करीब आता है। उस हिसाब से बीजेपी ने माइनॉरिटीज को जो दिया है वो 5 सीटें दी है। मुझे लगता है 5 मंत्री बने हैं, 2 बुद्धिस्ट, 2 सिख या 1 सिख और 2 क्रिश्चियन, ऐसा करके 5 हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर जिस हिसाब से समर्थन मिला है उस हिसाब से उस अनुपात में ठीक है अमिताभ जी। अजय वीर सिंह जी, ये जो नैरेटिव चल रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं, छोटी सी टिप्पणी। जैसा अभी तिवारी जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कैबिनेट बनाने का, और वो क्षेत्र वाइज और सबको समायोजित करके कैबिनेट बनाते हैं। तो जिसकी जितने भागीदारी रही है सरकार बनाने में उसका उतना हिस्सा मिलेगा, तो वो मिला है। ठीक है जी, ठीक। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का मंत्री ना होना इस नारे के खोखलेपन को प्रदर्शित करता है। प्रशांत पटेल जी, देखिए हमें तो मुस्लिम समाज का 1% वोट मिला नहीं। मैं तो सपा कांग्रेस से कहता हूं कि इनको 99% वोट मिला है। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में किसी मुसलमान को सदन का नेता बना दे, अखिलेश जी अपनी पार्टी का लोकसभा में सदन का नेता बना दें, क्योंकि टिकट तो इन्होंने बहुत कम दिए हैं। जब कम से कम विधानसभा में नेता, अभी तो विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, तो विपक्ष का नेता भी बनना है तो कम से कम उनके साथ ईमानदारी रहे। हमको तो जिसने वोट दिया है, जिन जातियों ने, जिस समाज, उसके हमने ईमानदारी बरती है।
सिखों को हमने बनाया, 2 सिखों को, बुद्ध को बनाया है, ईसाई को बनाया है। हम किसी के ऊपर बेईमान नहीं है, लेकिन आप लोग तो बेईमान हैं। आपने वोट तो ले लिए 99%, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन देना है न तो आप किसी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, आप नेता सदन बना दीजिए, विपक्ष का नेता बना दीजिए। हम लोग तो ऑनेस्ट अपने पर दिए, और हम लोग बाकी जो योजनाएं चलेंगी उस पर सबको लाभ मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो हमारा कोई सांसद नहीं जीता तो कहां से दे दे? हमारे सहयोगी दलों ने भी टिकट दिए। ठीक ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है। रुकिए भैया, कीर्ति बाबू, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा है। तो इसमें सबसे पहले आता सबका साथ, यानी सब लोग साथ चलें। क्या ये पहली शर्त है? उसके बाद आगे की शर्त चीजें लागू होंगी। क्या सब साथ चले तो आगे की चीजें लागू होंगी? सबका विकास, ट्रेन में बैठेंगे तब ना साथ माना जाएगा। ये सरल बात है, इसको तो समझो कम से कम। खैर, जो बात प्रशांत पटेल ने कही ठीक है, इन मोदी जी ने कोई मुसलमान मंत्री नहीं बनाया, लेकिन बाकी जितने माइनॉरिटी भारत में है उन्होंने सब बना दिए। क्रिश्चियन भी बना दिया मंत्री, सिख भी बना दिया, बौद्ध भी बना दिया, सब बना दिए। मुस्लिम माइनॉरिटी में से नहीं बनाया। चलो, ये तो आप लोगों के हिसाब से ये माइनॉरिटी को साथ नहीं रखते हैं। आप लोग तो माइनॉरिटी को बिल्कुल हेली मेली रखते हो आपके दावे के मुताबिक, और वो भी आपके हेली मेली है भाई। 93, 98 कितना % आपको वोट दिया? झरा वोट जिसको बोलते हो पर उत्तर प्रदेश में। कीर्ति निधि जी, आपके पास अभी जो देने को है वो मुक्त हस्त से मुस्लिम माइनॉरिटी को दे दो तत्काल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, स्टाफ मिलेगा। तुरंत मुसलमान बनाओ विधायक ढूंढ के। नहीं, समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता, वो रामपुर वाले जो मुफ्ती हैं उनको बनाओ, जो इमाम साहब जीत के आए रामपुर से। नहीं, और राहुल गांधी को छोड़कर इंडिया गठबंधन में ऐसी राय बनवाइए कि विपक्ष का नेता का मतलब होता तिवारी जी कैबिनेट मंत्री के एटपार। वही जलवा वही जलाल। लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी किसी भी विषय पर कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है। उसका कद अचानक से बढ़ जाता है। एक मुस्लिम लोकसभा सदस्य को नेता विपक्ष का दर्जा दे दीजिए, फिर बीजेपी पर को 100 खरी खोटी सुनाइए। क्या फिर हम बहस रखेंगे उस पर और फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे? कहेंगे भाई देखो इन लोगों ने कितना दिल खोल के दिया मुसलमानों को। नहीं, और ये काम आप तुरंत कर सकते हो, इसमें आपको बीजेपी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना सरकार से मंजूरी लेनी है। अभी अनाउंस कर दो कि भाई नेता विपक्ष में हमारे फलाने साहब होंगे, कहा, और हमने तो नाम बता दिया। रामपुर से जो दिल्ली वाले इमाम थे जिनको आपने टिकट दी थी आजम खान की नाराजगी के बाद भी, वो जीत के आ गए। और वो आजकल ये भी कह रहे हैं कि आजम खान जेल में नहीं सुधार गृह में है, गलती करता आदमी तो उसको सुधार गृह भेजा जाता है। तो अब आजम खान के घर में उस पर बवाल बचा, बोले बताओ जेल को सुधार गृह बता रहे। खैर, उन इमाम साहब को बना दो, देश भर के इमामों में एक मैसेज जाएगा, भाई जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ तो दो। तिवारी जी गलत तो नहीं जा रहा? राजनीतिक नैतिकता तो यही कहती है। बांट दीजिए, एक अभी ट्वीट ठोक दीजिए कि यूपी में लीडर ऑफ अपोजिशन, सपा संसदीय दल का अध्यक्ष नेता और भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। लंदन में, ब्रिटेन में तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो प्रधानमंत्री के एटपार मानते हैं उसको, वो शैडो कैबिनेट बनाता है। अमिताभ जी गलत तो नहीं कह रहा? तो ऐसा पद दे दीजिए एक बार मुसलमान को, उसको भी जय जय हो जाए और आपकी कथन में विश्वसनीयता आ जाए। मुझे लगता है ये एक निर्णायक कदम हो जाएगा फिर राजनीतिक तौर पर। मुसलमानों को ये भरोसा भी हो जाएगा कि हमने दिल खोल कर जिसका साथ दिया उसने हमको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कंजूसी नहीं बरती।
और ये पीडीए के अंदर है क्या, पीडीए के बाहर भी नहीं। ऐसा हो अगर कर सकते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। फिर भाजपा को आप कटघरे में खड़ा करेंगे तो आपके पास नैतिक सत्ता होगी, आपके पास मॉरल अथॉरिटी होगी फिर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और दूसरी चीज, अब ये जो 9 बाई इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन सब कमियों को दूर करने के लिए अब बहुत समय नहीं मिलेगा। इस चुनाव बाई इलेक्शन से पहले उसको अपनी कमियां दुरुस्त कर लेनी होंगी। और वो इस ढंग के अगर सार्वजनिक उपद्रव होते रहे जैसा पश्चिम में हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी टीवी पर कुछ भी कहे उसकी छवि को संकट पैदा हो जाएगा। अनुशासन की मर्यादा कहां है? एक दूसरे के भ्रष्टाचार के कागज बांट रहे हो। और दूसरी बात मुझे लगता है, मिल्कीपुर जैसी विधानसभाओं में भाजपा को पूरी शक्ति और सामर्थ्य झोंकनी होगी। तकनीकी तौर पर प्रशांत पटेल की बात निर्दोष बात है, सही बात है। अयोध्या नाम की कोई सीट नहीं लोकसभा में, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम, उसमें 5 विधानसभा है, उसमें एक अयोध्या है। और अयोध्या विधानसभा में पर्टिकुलरली भाजपा जीती है। इसलिए, लेकिन ठीक है, नैरेटिव तो नैरेटिव है, ये बात ठीक है। मजे की बात कही प्रशांत पटेल ने कि विपक्ष के लोग अयोध्या शब्द का उच्चारण करने के बजाय फैजाबाद शब्द का उच्चारण आनंद में करते थे। अब उन्होंने फैजाबाद पर कट्टा लगा दिया, अब अयोध्या चला रहे, बोले अयोध्या अयोध्या लिखो, अयोध्या बोलो। भाजपा हार गई अयोध्या। क्योंकि अगर आप ये कहो भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई तो शायद उसमें वो मजा नहीं आएगा, है ना तिवारी जी? उसमें वो वाइब्रेशन नहीं होगा। जैसे होता ना, चाट बनवाई उसमें चाट मसाला नहीं डाला तो बेकार। जब आप बोलते हो अयोध्या हार गए तो फिर चटपटा हो जाता मामला। और समाजवादी पार्टी को भी ये सिद्ध करना होगा कि उसकी लोकसभा की सफलता अचानक आई, संयोग से आई सफलता नहीं है। कई बार हमने अपने अनुभव से देखा कीर्ति भाई कि व्यक्ति जो जीतता है ना, जनता ने उसको जिताने के लिए वोट नहीं दिया होता है। कई बार मैंने देखा किसी को हराना चाहते इसलिए वोट दे देते हैं, वो सफलता टिकती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा के पास वही सफलता है। मैं एक उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा, अजय वीर भाई उस बात से सहमत होंगे। जब पहली बार सोमपाल शास्त्री ने अजीत सिंह को हराया, अमिताभ तिवारी, तो सोमपाल शास्त्री मुझसे मिलने आए। तो मैंने उनसे पूछा एक सरल सा सवाल, लेकिन वो सवाल का गूढ़ तत्व तो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने 3 मिनट का पॉज लिया। मैंने उनसे पूछा कि सोमपाल जी, आप हारे हो कि नहीं, आप जीते हो कि अजीत सिंह हारे हैं क्या? तो 3 मिनट रुकने के बाद उन्होंने कहा कि अजीत सिंह हारे हैं। इसलिए फिर वो चीज स्थायी नहीं रह पाई, फिर रिवर्स हो गया। जैसे कमलनाथ एक बार छिंदवाड़ा हारे थे, लेकिन वो चीज ट्रेंड में नहीं आ पाई, निरंतरता में नहीं आ पाई, क्योंकि जनता आपको एक मैसेज देना चाहती थी कि भाई इनको थोड़ा कड़क संदेश देना है, दे दिया। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को उसकी ये फिल्म हिट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 1-2 और हिट फिल्में देगी समाजवादी पार्टी तो बाजार ये मानेगा कि हां अब आप स्टार परफॉर्मर हैं। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए भी उतना ही जितना भाजपा के लिए। और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर इसको 27 का सैंपल सर्वे कहा जाएगा, अमिताभ तिवारी जी की भाषा में कहूं तो चुनाव विश्लेषण की। विधानसभा का मसला है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों चेहरों का स्टेक विधानसभा में ही है। लोकसभा चुनाव में तो दोनों का स्टेक ऐसा तो था नहीं, दोनों में से कोई प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार था, लेकिन इन चुनाव में वो संदेश दोनों को पास रहेगा कि कौन किस पर कितना भारी। और 27 का आकलन भी
सामान्य रूप से इस 9 विधानसभा क्षेत्रों का जो उपचुनाव होगा उसके रिजल्ट के आधार पर समीक्षक करेंगे भाजपा की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन और सपा की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? तो यकीन मानिए बड़े दंगल के बाद ये जो छोटा प्रस्तावित दंगल है ये भी कम दिलचस्प नहीं होगा। मुकाबला उतना ही बड़ा होगा, उतना ही कड़क होगा और उसके नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, ये तय जान लीजिए। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव के बीच में ये 9 बाई इलेक्शन कम से कम एक झलक तो दिखलाएंगे कि 24 के बाद उत्तर प्रदेश कितना बदला, ये इस पर मोहर लगेगी और 27 के लिए उत्तर प्रदेश क्या सोच सकता है इसकी झलक मिलेगी। इसलिए इस बाय इलेक्शंस के दंगल पर नजर बना के रखिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.